हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारी 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, होम साइंस एग्जाम मास्टर 2 के नाम से मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करती हूँ। दीवारों की फुटिंग कहलाती है, दीवारों की फुटिंग कहलाती है, क्या कहलाती है? बेसमेंट, फाउंडेशन, प्लीथ बीम या फ्लोरिंग। क्या कहलाती है? दीवारों की जो फुटिंग होती है वह क्या कहलाती है? प्लीथ बीम कहलाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट हो जाता है। दीवारों की फुटिंग प्लीथ बीम कहलाती है। ठीक। और उसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि प्लीथ बीम होता क्या है। यहाँ पे ये कुछ पिक्चर है जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्लीथ बीम होता क्या है। तो जो ये फाउंडेशन होती है, जो ये फाउंडेशन, ये हम सबसे नीचे हमारी ये क्या हो गई? ये फाउंडेशन हो गई। फिर ये वॉल हम यहाँ पे लगा, यही फाउंडेशन की वॉल है। इसी वॉल के ऊपर क्या? प्लीथ बीम होती है। और ये पूरे घर में, जैसे जहाँ पे आपका किचन, लैट्रिन, बाथरूम, जो भी चीज़ें होंगी, ये अलग अलग भाग में बटा हुआ रहता है। ये क्या करता है? वेट को क्या करता है? जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और यह आरसीसी का बना हुआ होता है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये क्या है। ये आपका टाई बीम ये है और प्लीथ बीम ये है। मतलब जो बेस वाला जो ये आरसीसी का ये है, जिसके ऊपर पूरा घर खड़ा है, वो क्या है? हमारा प्लीथ बीम है। और टाई बीम क्या है? जो कि ऊपर का हिस्सा, जिसके ऊपर हमारी छत लगती है, वो क्या है? हमारा टाई बीम है। और इसके साथ में ये मैसनरी वॉल है यहाँ पे। और ये टाई कॉलम्स हैं, मतलब यहाँ पर जो कॉलम्स ये दिए हुए हैं, और यहाँ पर एक वो रहती है ना, एक लंबी सी रो होती है, वो क्या? ये यहाँ पर इसके ऊपर ये जो हमारी टाई बीम होती है वो इसके ऊपर टिकी हुई होती है। और साथ में अगर एक और मुझे मिला है तो उसको मैंने, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि प्लीथ बीम है क्या। जो प्लिंथ बीम है ये क्या है? देखिए, ये हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हिस्सा ये क्या है? ये फाउंडेशन है। ठीक है। ये हमारी नींव है, जहाँ से घर मतलब कि बनना हमारा स्टार्ट हुआ। और इसके नीचे क्या है? सारी मिट्टी, सॉइल की फिलिंग है। ठीक है। तो ये सॉइल फिलिंग हो गई। फिर उसके बाद ये फाउंडेशन हो गई। और फाउंडेशन के ऊपर क्या? ईंट की दीवार ये है क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? प्लिंथ वॉल कहते हैं। और इसी के ऊपर क्या? हमारी ये पूरी प्लिंथ बीम टिकी हुई होती है। तो आई होप कि ये आपको प्लिंथ बीम का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ में आपने टाई बीम भी जानी कि टाई बीम क्या होता है और प्लिंथ बीम क्या होता है। और इसको क्या? दीवारों की फुटिंग कहा जाता है, क्योंकि फुट पर, जमीन पर ये होता है, इसलिए दीवारों की फुटिंग इसको कहा जाता है। ऑप्शन में और भी हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर फाउंडेशन लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे ये फुट वाला हिस्सा फाउंडेशन, नहीं। फाउंडेशन, नींव अलग चीज़ है और प्लीथ बीम अलग चीज़ है। उस हिसाब से हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिससे किया जाता है, क्या किया जाता है? पर्यवेक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण या टेक्सचर विश्लेषण। तो पेंसिल तकनीकी के द्वारा क्या है? तो यह पेंसिल तकनीकी जो है यह कौन सी है? हमारी हमारे कार्य सरलीकरण की तकनीकी के अंतर्गत आती है। अब कार्य सरलीकरण की जो तकनीकी है हमारी, वो उसके अंतर्गत क्या 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 चीज़ आएगी? तो उसमें एक होती है हमारी औपचारिक और दूसरी कौन सी होती है? पेन पेंसिल तकनीकी। कौन कौन सी? एक हमारी हो गई औपचारिक तथा दूसरी हो गई पेन पेंसिल तकनीकी। कार्य सरलीकरण की जब तकनीकी पूछता है, औपचारिक हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई? हमारी पेन पेंसिल तकनीकी हो गई। अब इसमें औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? हमारे माइक्रो मोशन आएंगे। ठीक। फिर उसके बाद फिल्म विश्लेषण क्या आएगा? माइक्रो मोशन आएगा। फिर उसके बाद फिल्म विश्लेषण आएगा। ये सब औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत है। ठीक है। और उसके बाद इसके बाद इसमें कौन सा? ग्राफ आते हैं। ठीक। और जो पेन पेंसिल तकनीकी है उसके अंतर्गत प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और कौन सा? पाथवे चार्ट आता है। तो ये किसके? पेन पेंसिल तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। तो कार्य सरलीकरण का अर्थ ही क्या है? कार्य को सरल से सरल ढंग से करना। तो उसी के साथ में ये हमारा जो है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाता है, कार्य सरलीकरण। तो जो पेंसिल तकनीकी है वह किसके अंतर्गत है? कार्य सरलीकरण के तकनीकी के अंतर्गत है। नेक्स्ट है अनावश्यक गति को टालने के नियत कार्य के संचलन के बहाव के चरण को का विवरण होता है। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचलन
के बहाव के चरण से चरण का विवरण होता है। किसमें, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप का, ये भी कार्य सरलीकरण के ही अंतर्गत है। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारी जो ये टेक्निक्स हैं उसमें किसके अंतर्गत एक, मतलब एक चरण से दूसरे चरण में, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आगे बढ़ते जाते हैं और एक एक चीज का वर्णन होता है। तो कौन सा, प्रक्रिया चार्ट, समय चक्र चार्ट, पाथवे चार्ट और है आपका क्रिया चार्ट। पाथवे को ही पथ चार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है कि अनावश्यक गति को टालने के नियत कार्य के संचलन के भाव, मतलब अनावश्यक जो फालतू के जो एक्स्ट्रा हमारे एफर्ट्स होते हैं उनको क्या हटाने के लिए किस चीज का कौन से चरण का विवरण किया जाता है, तो यह किसके द्वारा किया जाता है, यह प्रोसेस चार्ट के अंतर्गत किया जाता है, जिसको कि हम प्रक्रिया चार्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। तो प्रोसेस चार्ट में कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है। यह एक संपूर्ण शोध होता है और यह कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के साधारण वर्णन से इस बात के में भिन्न होता है कि इसमें चरणों का तुरंत प्रकारों में वर्गीकृत करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। अगर प्रश्न प्रतीकों के उपयोग की बात किया जाए तो वह किसमें, प्रोसेस चार्ट में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। कौन सा ऐसा सोशल वर्कर था, वो उसके प्रयास से क्या हुआ, बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा और इनमें से कोई नहीं। तो जो 1900 जो आपका शारदा एक्ट था ये 1929 में इन्हीं के प्रयत्न के द्वारा जो बाल विवाह निरोध अधिनियम हुआ या उनके द्वारा पारित हुआ, इसको आपको याद रखना है 1929 में। तो राजा राम मोहन राय को तो हम जानते हैं किसके लिए, या विधवा पुनर्विवाह के लिए जाने जाते हैं। और अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन के कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उनको समृद्ध बनाना है। यह कथन किसका है। फैमिली प्लानिंग जो है वह ऐसा नहीं है कि यह कि आपके जीवन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा रहा है, बल्कि आपके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह है डॉक्टर जीके अग्रवाल, डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर, डॉक्टर M.K. जायसवाल, डॉक्टर जॉन डी बघेल। तो यह कथन से प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि F.W. टेलर जो है, इनके जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य जो है यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है डॉक्टर जीके अग्रवाल के द्वारा। यह परिभाषा दी हुई है, ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। डॉक्टर जीके अग्रवाल के द्वारा यह परिभाषा दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, डॉक्टर जीके अग्रवाल के द्वारा यह कहा गया है। F.W. टेलर द्वारा लिखित निम्न प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। यहाँ पे पुस्तक का नाम बताना है और ये मैनेजमेंट से थे। तो फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रैक्टिस जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसी के लिए F.W. टेलर जाने भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो यह बुक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह F.W. टेलर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया। यहाँ यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है कि यह MRTP एक्ट जो है वह इसको MRTP एक्ट के नाम से TP एक्ट भी करके आ सकता है। एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम जो है वह किस वर्ष में प्रभावी हुआ। 1959 में, 1969 में, 1979 में, 1973 में। तो यह किस वर्ष में प्रभावी आपको देखने को मिलता है। तो यह जो एकाधिकार अधिनियम था यह 1969 में, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है, प्रभाव में आया। इस अधिनियम में आर्थिक व्यवस्था के परिचालन के सामान्य हित के विपरीत आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण न होने, एकाधिकारों पर नियंत्रण रखने, एकाधिकार और अवरोध व्यापार तथा उससे जुड़े हुए और संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है।
ठीक है, तो यह करेक्ट हो जाता है। और अब जो इसके स्थान पर 2002 से जो लागू है वह क्या है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम है। नेक्स्ट है हमारा आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। क्या चीज़ है जो हमारी क्या है, बहुत ही नेसेसरी नीड के अंतर्गत आती है। शिक्षा, मनोरंजन, भोजन, हवा पानी, भोजन, आश्रय, कपड़े, घर, कपड़े और स्कूल। तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब क्या है, हमारे भोजन, आश्रय और कपड़े जो है यह हमारे आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। और एक जो अब्राहम मैस्लो महोदय हैं, उन्होंने आवश्यकता को 5 भागों में बांटा। ये यहाँ से प्रश्न आते हैं, आप इसको एक बार सुन लें। अगर पेन कॉपी लेकर के बैठे हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने जो मैस्लो का अक्सर पूछ आ ही जाता है कि इसमें इन्होंने किस चीज़ को कहा है, किसको नहीं कहा है, कौन सा स्किप हो गया है। तो सबसे पहले इन्होंने किसको, सबसे पहली जो आवश्यकता है उन्होंने कहा शारीरिक आवश्यकता। उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं शारीरिक आवश्यकता में, भोजन, वस्त्र, आवास, पानी, निद्रा, विश्राम, यौन सुख इत्यादि। दूसरा है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, उसमें भौतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा। ठीक है, पहले हम अपने शरीर को मतलब जीवित रखने के लिए वो आवश्यकताएं पूरी करेंगे, फिर उसकी सुरक्षा पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद सुरक्षा के बाद फिर उसके बाद कौन सी आती है, सामाजिक आवश्यकताएं आती हैं। चौथे में सम्मान व पद की आवश्यकता आती है। और पांचवें में आता है आपका आत्म प्राप्तियां, स्वयं विकास की अवस्था। तो इस प्रकार से मैस्लो महोदय ने 5 चरणों में आवश्यकताओं को बांटा है। तो अगर यहाँ से आता है प्रश्न तो आप तब भी कर लेंगे। और आवश्यकताओं में भोजन, आश्रय, कपड़े आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एक मूल्यवान साधन जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। कौन सा ऐसा साधन है जिसको आय और व्यय के आवंटन मतलब बांटने के लिए किया जाता है। श्रम है, बजट है, जनगणना है, संसाधन है। तो हम सभी जानते हैं कि क्या है, आय और व्यय को संतुलित करना या बांटने के लिए, उसको बैलेंस बनाने के लिए, उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बजट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाता है। और हम जानते हैं कि बजट किससे, हमारे पारिवारिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और इसमें क्या है कि बजट में क्या क्या होता है कि जो भी हमारी प्रस्तावित जितनी हमारी आय है और उसमें कितना हमारा प्रस्तावित व्यय है, इसका संतुलन करके उसको क्रमबद्ध एवं सुनियोजित विवरण ही क्या कहलाता है, पारिवारिक बजट कहलाता है। और अगर बजट के सिद्धांत आपसे पूछ लिए जाए कि बजट के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो बजट के सिद्धांत में आप लिख सकते हैं, आय का अनुमान है, आवश्यकताओं की तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना है, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत हैं, सदस्यों की रुचि का ध्यान है, मानसिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट का ध्यान रखना है, और बचत है, पुराने बजट का ज्ञान होना चाहिए, और बजट में लचीलेपन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है, मतलब जब सबसे ज्यादा हमारे पैसे खर्च होते हैं, तो वो कौन सी, पति पत्नी तथा बच्चे, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, बुढ़ापा, केवल पति पत्नी। तो ये क्या होता है, ये जो हमारे जीवन की जो स्टेजेस हैं, जो 4 स्टेजेस हैं, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा कब होता है, जब बच्चे स्कूल व कॉलेज जाते हैं। अगर हम अपने पारिवारिक जीवन की अवस्थाओं को अगर हम देखें, स्टेजेस को, तो वो कितनी होती हैं, स्टेजेस यहाँ पर आपको मालूम होगी और आप एक बार इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। स्टेजेस कौन कौन सी हैं, सबसे पहली स्टेज कौन सी है, प्रारंभिक अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था, जिसको हम बिगिनिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। जब शुरू में पति पत्नी होते हैं, उनकी शादी होती है, तो वो क्या है, बिगिनिंग है। सेकंड पे हमारी कौन सी हो जाती है, विस्तार की अवस्था, एक्सपेंडिंग स्टेज। कौन सा, विस्तार की आवश्यकता, एक्सपेंडिंग स्टेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। उसमें जब बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं और क्या होता है, फिर उसके बाद उनका स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर तीसरी हमारी कौन सी होती है, संकुचित अवस्था, मतलब जब परिवार संकुचित होता है, मतलब बच्चे बड़े हो गए, वो सेट हो गए, वो कहीं बाहर जाने लगे, उनकी भी शादी हो गई, घर छोड़ करके वो दूसरी जगह जाने लगते हैं, तो क्या होता है, परिवार छोटा होता जाता है, तो वो संकुचन की अवस्था होती है। और चौथी अवस्था जो होती है वो कौन सी, सेवानिवृत्ति की अवस्था, जिसको रिटायरमेंट स्टेज के नाम से भी जानते हैं।
या खाली घोंसले के नाम से भी, एम्प्टी नेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। बच्चे जा चुके होते हैं और घर में क्या वृद्ध माता पिता ही रह जाते हैं, तो वही क्या है हमारी सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की अवस्था है। तो इस तरह से जो फैमिली लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं वो 4 प्रकार की हैं, ये सब मैंने आपको बता दी। और सबसे ज़्यादा कब दबाव होता है, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, और सबसे कम किस समय होता है, रिटायरमेंट स्टेज पर हो जाता है। नेक्स्ट है, किसने निर्णय प्रक्रिया के निम्न सोपान सुझाए। समस्या क्या है, विकल्प है, कौन सा विकल्प उत्तम है। तो यह किसने निर्णय प्रक्रिया के सोपान बताए। आप तो ये जो हैं आपके ओपनहीम है, कुंटज और लुइस ए एलन है, जॉन डीवी हैं और ग्रास एवं ग्रेंडेल हैं। तो कौन है जिसने निर्णय प्रक्रिया के सोपान को बताया है, तो वो है हमारे जॉन डीवी महोदय। ठीक है, तो जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के सोपान सुझाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जॉन डीवी। ठीक, प्रक्रिया जो कि प्रक्रिया के सोपान मतलब कि कोई भी प्रोसेस है उसके जो स्टेप्स हैं उसकी बात कर रहा है, तो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है, निर्णय का प्रबंध कार्य के सभी स्तर पर किया जाता है। ये सारी चीजें किसकी, जॉन डीवी महोदय के द्वारा दी गई हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न है, गृह प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है या किसका कथन है। किसने कहा है गृह प्रबंध को व्यवहारिक विज्ञान, किसने कहा है, किसका कथन है। ये परिभाषाओं से हमेशा प्रश्न आता है, बार बार मैं आपको कहती हूँ। तो ग्रास एवं ग्रेंडेल, राजमल, पी देवदास, कोटिजन या इरेन। तो जो कोटजन महोदय हैं इन्होंने यह परिभाषा दी है कि गृह प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह परिभाषा कोटजन की है। और प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रियाओं की श्रृंखला है जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर होती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें क्रियाएं सिद्धांत रूप से व्यक्तियों के मध्य संबंधों से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, और राजमल पी देवदास इन्होंने तुलना किससे, गृह प्रबंध की तुलना किससे, एक ब्रिज से की है। ठीक, इसको मैं बार बार आपको बताती हूँ जिससे कि आपको याद रहे। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि, रासायनिक विधि, अवशोषक विधि, घोलक विधि या इनमें से कोई नहीं। तो जो चिकनाई के धब्बे हैं उनको छुड़ाने के लिए स्टेन रिमूविंग से यह प्रश्न है, यह क्या है, अवशोषक विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये चिकनाई के धब्बे किससे, घी, तेल, बटर, इन सारी चीजों से जो धब्बे पड़ते हैं वे किसके, चिकनाई के धब्बे के अंतर्गत आते हैं। और इसको हटाने के लिए अवशोषक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, वो अवशोषक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, तो वह फ्रेंच चॉक है, पिसी हुई चाक है, टेल्कम पाउडर है, खड़िया है, मैदा है, इन सारी चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। साबुन के में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है। कास्टिक सोडा, ब्राइन, सक्रिय पदार्थ या रेजिन। तो जो कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं उसका जो मुख्य कार्य क्या मुख्य कारण जो होता है वह किसके कारण होता है, या रेजिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। तो साबुन क्या है, या वसीय अम्लों का लवण है। क्या साबुन क्या है, या वसीय अम्लों का लवण है। और साबुन के निर्माण में मुख्यतः वसा एवं क्षार भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंच चॉक, सोप, स्टोन, स्टार्च, सोडियम सिलिकेट, नमक, रेजिन आदि का भी उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ साबुन की मात्रा को बढ़ाने, ठोस करने अथवा भराव करने का काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिलाई की मशीन भारी चलती है। प्रश्न बहुत ही सिंपल है लेकिन बार बार परीक्षा में पूछा गया। तेल व सफाई की कमी से प्रेशर फूड पर अधिक दबाव, अधिक ढीली बेल्ट, शटल में धागा फंसना। तो जो सिलाई की जो मशीन है वह भारी क्यों चलती है, तो वह तेल व सफाई की कमी के कारण वह क्या होती है, भारी चलती है। इसलिए जब मशीन का काम जब आपको खत्म हो जाए तो उसकी साफ सफाई करके उसमें तेल रख करके रखें। ठीक है, और कोशिश करें कि वर्ष में एक बार मशीन के पुर्जों को क्या तेल में भिगा करके रख दें। ठीक है, मिट्टी के तेल से उसको भिगा करके रखें और उसको साफ करें जिससे कि उसमें जो रस्ट वगैरह जो रहते हैं और जो गंदगी इम्प्योरिटीज जो उसमें भर जाती हैं और तेल चिकना वो सब क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। प्लीट व घेर वस्त्र में क्या बढ़ाने में मदद करते हैं। प्लीट्स जो प्लेट्स पड़ती हैं और जो घेर होते हैं वो क्या बढ़ाने में
मदद करते हैं। फुलनेस को, फिटिंग को, कसेपन को या ढिलाई को। तो वह किस चीज़ को जो प्लीट्स व घेर वस्त्र में वो क्या चीज़ बढ़ाने में मदद करती है? तो यह फुलनेस बढ़ाने में मदद करती हैं। फुलनेस मतलब जैसे किसी चीज़ में फुलाव लाने में। प्लीट्स है, जैसे हम साड़ी पर हमारे प्लीट्स पड़ती है, अगर हम लपेट लेंगे साड़ी तो वो अच्छी नहीं लगेगी ना, लेकिन प्लीट्स डालते हैं तो क्या आती है, उसमें फुलनेस आती है। इसको फुलाव कहते हैं। तो ये क्या, ये घेरा बनाती हैं और एक कपड़े को एक शेप प्रदान करती हैं। और कपड़े के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए मतलब जैसे कपड़े का जो फैलाव है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लेट्स का प्रयोग करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से डार्ट समतुल्य नहीं है, मतलब एक तरह नहीं है। नियंत्रण सीवन, रफल्स, फ्रिल और चुन्नट। तो इसमें कौन से ऐसे डार्ट हैं जो समतुल्य नहीं है? तो डार्ट क्या होते हैं? ये हमारे वस्त्र को फिटिंग और तथा आकार देने के लिए डाले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से हैं जो रफल्स हैं, ये क्या है, इसके समतुल्य नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, इसके समतुल्य नहीं है। नियंत्रण सीवन मतलब मतलब नियंत्रित करके जो सिलाई की जाती है, फिटिंग लाने के लिए की जाती है। और फिर उसके बाद आपके फ्रिल हैं, झालर हैं, ये भी क्या, ये डार्ट मतलब एक तरफ फिटिंग देते हैं और दूसरी तरफ उस चीज़ को फुला देते हैं। चुन्नट भी ऐसे ही होते हैं। ठीक, लेकिन जो रफल्स हैं, रफल्स क्या हैं, वह हमारे डार्ट के समतुल्य नहीं हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट हो जाता। सही आंसर इसका क्या होगा, रफल्स होगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगी। जो ये कह रहा है कि डार्ट के समतुल्य नहीं है, ये प्रश्न यहाँ क्यों पूछा है? डार्ट्स जो होते हैं क्या होती हैं, ये हमारे कपड़े पे क्या फिटिंग देने के लिए होती है। तो नियंत्रण सीवन का भी प्रयोग क्या कपड़े पे फिटिंग देने के लिए होगा। फ्रिल्स जो है वो झालर है, वो कपड़ा है, उसी के ऊपर क्या हम उसे चुन्नट लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है हमारा झालर, झालर हो गया। चुन्नट क्या है, उसी कपड़े को कहीं से टक कर देना बीच बीच में, वो क्या हमारा चुन्नट होता है। लेकिन जो ये रफल्स होते हैं ये भी चुन्नट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये अदर फैब्रिक पर की हुई जैसे सजावट होती है और उसको हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर रख करके तब उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको झालर की तरह बनाते हैं। तो ये अदर फैब्रिक का काम है रफल्स वाला, इसीलिए यह डार्ट के समतुल्य नहीं है। और ये सारी चीज़ें क्या है, जो हमारा स्टिचिंग करने वाला फैब्रिक है उसी के ऊपर ये सारे कार्य किए जाते हैं। लेकिन रफल्स जो होता है वो अलग से एक अलग कपड़े को दूसरे कपड़े में अटैच किया जाता है, तो वो रफल्स के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होता है। और मेरे हिसाब से आपको ये एक बढ़िया जानकारी आपको मिली होगी। जो रफल्स जो है यह क्या क्या है, ये अलग कपड़े पर अटैच होता है। तो यहाँ पर रफल्स तो होगा ही होगा, और साथ में हम देखेंगे कि जो ये है आपका ये रफल्स हो गई और फ्रिल जो हो गई, ये जो झालर हो गई, ये भी क्या हमको अलग, जैसे हम फ्रॉक वगैरह बनाते हैं तो उसमें अलग कपड़े पर उसको वहाँ पर झालर बनाते हैं, इसीलिए यह होता है। और चुन्नट क्या उसी कपड़े पर टक की जाती है। तो दूसरा और तीसरा यह जो ऑप्शन नंबर बी होता है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, और आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा कि रफल्स क्या होते हैं। ये भी बिल्कुल किसके, फ्रिल्स और रफल्स में कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक है, बस ये एक डेकोरेटिव पीस है अलग से, जो हमारा स्ट्रक्चर जो कपड़ा है जिसके ऊपर उसके ऊपर उसको हम लगाते हैं, और इसमें झालर भी कुछ इसी प्रकार से होती है। तो दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहचान क्या है? ठीक है, रेखा, रंग, संरचना या रूप रेखा। तो जो दूर से जो हम सबसे पहले पहचानते हैं वह क्या चीज़ होती है, वह होती है हमारी, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, हमारी सिलुएट, जिसको हम क्या रूपरेखा यहाँ पे लिखा हुआ है। वस्त्र के सबसे प्रबल दृश्य, जैसे दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसने कैसा फिटिंग वाला कुर्ता पहना है या फिर उसने क्या बड़े सा गाउन पहन रखा है, तो ये जो एक पूरी रूपरेखा है यही सबसे पहले दूर से दिखने वाली चीज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। कभी कभी सिलुएट भी लिख करके आता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय
तुरपन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मतलब जो हेमलाइन है वह सबसे ज़्यादा उपयुक्त बायस फेसिंग, बाइंडिंग, बैंड या शेप्ड फेसिंग। तो ये जो है कि यहाँ पर आपकी जो शेप्ड फेसिंग है वो क्या है, ये सबसे ज़्यादा जो आपकी शेप्ड फेसिंग जो है ये परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरपन स्कैलप्ड हेमलाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मतलब ये जो क्योंकि तुरपन जब हम करते हैं, जैसे कोई कपड़ा है तो जब हम तुरपन करते हैं तो उसमें इस तरह से क्या एक छोटी सी ऐसे अर्धवृत्तीय संरचना आती है कपड़े के ऊपर। तो वो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है, वह शेप्ड फेसिंग जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। जो पंजाब की कढ़ाई का करा हुआ कपड़ा कौन सा है, चिकनकारी है और कांथा है, कसूती है और ये क्या है, फुलकारी है। ये सही नहीं आया है तो यहाँ पे फुलकारी। तो हम सभी जानते हैं कि पंजाब की जो कढ़ाई है वो कौन सी है, वो फुलकारी है। पंजाब की फुलकारी है। फुलकारी का दुपट्टा बहुत ही पॉपुलर है। और फुलकारी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अर्थात फूलकारी, फूलों का काम, फूलों की कारीगरी की गई है। और यह क्या है, परंपरागत एक वस्त्र है पंजाब का और देश विदेश तक ये क्या है, काफी पॉपुलर है। ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं। ताने और बाने दोनों के धागे रंगे जाते हैं किसमें, बांधनी में, पटोला में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो पटोला है वो क्या है, वह एक प्रसिद्ध वस्त्र कलाकारी है जिसमें ताने और बाने के धागे से हाथी, नर्तकी एवं फूलों को रंगा जाता है। पटोला वस्त्र कहाँ कहाँ पे, गुजरात, काठियावाड़, अहमदाबाद, उड़ीसा आदि में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग के किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। आजकल प्रिंटिंग की कौन सी विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है आपकी स्टेंसिल प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग या अवरोधक प्रिंटिंग। तो जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें भारतीय वस्त्र उद्योग जो है उसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सी प्रिंटिंग है, जो आपकी रोलर प्रिंटिंग है, इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। जो यह रोलर प्रिंटिंग है इसकी शुरुआत 1885 में 1785 में हुई और वास्तव में रोलर छपाई ब्लॉक या ठप्पा छपाई का ही मशीनी प्रारूप है। इस छपाई की विधि द्वारा कुछ ही घंटों में हजारों मीटर कपड़ों के बहुरंगी नमूने तैयार किए जाते हैं। इस विधि में कपड़े पर चुने हुए स्थान से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। कौन सी है, जिसमें कि क्या होते हैं, चुने जो कुछ उसको क्या करते, रंग उड़ा दिया जाता है और वहां पर कुछ दूसरे नमूने बनाए जाते हैं। तो वो कौन सी छपाई है, डिस्चार्ज छपाई, डायरेक्ट छपाई, अवरोधक छपाई या मॉडर्न छपाई। तो ये हमारी क्या, डिस्चार्ज प्रिंटिंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। तो इस छपाई विधि में सबसे पहले वस्त्रों को पीस डाइंग विधि द्वारा रंगा जाता है। इसके बाद नमूने वाले स्थानों पर ढलीय के द्वारा रंग खींचकर निकाल लिया जाता है, जिसमें नमूने वाला स्थान रंग विहीन हो जाता है। इस छपाई को अधिकतर गहरे रंग की पृष्ठभूमि वाले स्थान पर किया जाता है। डिस्चार्ज छपाई भी रोलरों की सहायता से की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होता है करेक्ट हो जाता है। और पढ़ाया हुआ पसंद आया आपको तो ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। और इतनी मेहनत से पढ़ाती हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन करें। इसी के साथ आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। ओके, कीप लर्निंग।